Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. प्रीवियस वीडियो में हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम CX बॉन्ड की नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप यू लाइक द प्रीवियस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, जबकि जैसे ही हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बन जाता है यहाँ पर बनने वाला नया बॉन्ड CX बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाता है। सो एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि CH बॉन्ड जब CX बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया। कोई भी स्पीशीज पोलर कब होगी? जब किसी एक एटम से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है तो उस कंडीशन में कोई भी स्पीशीज पोलर हो जाती है। कैसे? यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम ना तो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा ना हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी पर भी ना तो कोई नेगेटिव चार्ज आएगा ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी स्पीशीज जिस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, मतलब दैट मीन्स कोई चार्ज नहीं है, ऐसी स्पीशीज को हम नॉन पोलर स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ पर हेलोजन आ गया, हमारे पास क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? CX बॉन्ड पाया जाता है। बात करें कि CX बॉन्ड की नेचर क्या होगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों एटम कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एंड हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जो एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है उस पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हुआ कब? जब दो एटम जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स वहां पर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जा रहा है। ठीक है, अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हेलोजन खींच रहा है तो हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब किसी स्पीशीज में पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है दैट मीन्स दो पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो इस टाइप की स्पीशीज को हम पोलर स्पीशीज कहते हैं और इस कंप्लीट प्रोसेस को पोलराइजेशन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है? पोलर। हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बिल्कुल सही है कि हेलोजन एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से द CX बॉन्ड इज पोलराइज्ड विथ कार्बन हैविंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड हेलोजन हैविंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज जैसे कि यहाँ पर शो करवाया। एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है कि एटम की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, यही होता है ना। तो जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे यानी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। हेलोजन एटम की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। कॉन्सिक्वेंटली द CX बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। स्टूडेंट्स, जब हम पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, हेलोजन क्या है? ग्रुप 17 के मेंबर हैं। तो जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं यानी ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं तो हेलोजन की साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे हेलोजन की साइज इंक्रीज होती जाएगी
वैसे वैसे कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर हेलोजन छोटे साइज का है तो कार्बन और हेलोजन के बीच की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो कम है। लेकिन जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ जा रहे हैं, हेलोजन का साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ने के साथ साथ हेलोजन का जितना बड़ा साइज हो रहा है, वैसे वैसे कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन फ्लोरीन से जब हम कार्बन आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या और इंक्रीज हो रही है, 139, 178, 193, 214। ठीक है, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अब बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। आपके पास दो कंडीशन है, एक तो आपके पास एक छोटी चीज, छोटा बॉन्ड, एक आपके पास बड़ा बॉन्ड। ठीक है, छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है या फिर बड़े बॉन्ड को? आपको एक तो छोटी स्टिक दे दी जाए, एक बड़ी स्टिक दे दी जाए, कौन सी जल्दी टूट जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी। तो ठीक वही यहाँ पर कंसेप्ट है कि कोई बॉन्ड जितना छोटा होगा, जिस बॉन्ड की लेंथ जितनी छोटी होगी ना, उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और कोई बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी चाहिएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, कम होती है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। यही रीजन है कि CF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है और CI बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें ना, बॉन्ड एंथैल्पी की, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है कलर। जनरली देखा जाए तो जो प्योर एल्किल हैलाइड होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता, दैट मींस वो कलरलेस होते हैं। लेकिन जब ब्रोमीन और आयोडीन पे लाइट एक्सपोज की जाती है तो वो कलर शो करते हैं। बात करें इनकी स्मेल की तो ये स्वीट स्मेल के होते हैं, इनकी स्मेल स्वीट होती है। ये तो थे जनरल बातें इनके बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये तो आप सभी जानते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? रीजन देखते हैं। दिस इज द बिकॉज ऑफ ग्रेटर पॉलरिटी एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास। इसका रीजन है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो पोलर नहीं होता, वो तो नॉन पोलर होता है, जबकि हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर हो जाता है, यानी अब ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जनरल आप इतना ध्यान में रखिए कि एक तरफ तो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, एक तरफ है कार्बन हेलोजन बॉन्ड जहां पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब दो एटम्स पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रखा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, ड्यू टू पोलैरिटी। तो कोई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करना, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। यही रीजन है कि हेलो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। सेकेंड रीजन ये भी है कि कार्बन हाइड्रोजन में तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास इतना नहीं होता जितना कि कार्बन हाइड्रोजन का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना हो गया, 13। लेकिन अगर हम बात करें CX की, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो कार्बन का 12 है। अगर यहाँ पर हम हेलोजन ले, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ले लिया, तो फ्लोरीन का 18 है एटॉमिक मास। अब देखो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास 30 आ गया।
तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन फ्लोरीन का, यानी ज्यादा वेट किसका आ रहा है, हेलोएल्केन का आ रहा है ना। तो किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है कि एक तो आपके पास थोड़ी चीज है, ठीक है, कम अमाउंट में, एक आपके पास ज्यादा अमाउंट में कोई चीज है, दोनों में से कौन सी चीज को गर्म करने के लिए आपको, मतलब बॉइलिंग करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, बड़ी वाली चीज को जो ज्यादा अमाउंट में है। वही रीजन यहाँ पर है कि कार्बन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है कंपेयर टू हेलोएल्केन। तो किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। बस पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर मास, ये दो सबसे बड़े ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हेलोएल्केन में एक पार्शियली पॉजिटिव है, एक पार्शियली नेगेटिव है, दो पोल्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी वो स्ट्रांग होगी, वान डर वाल फोर्स यहाँ पर स्ट्रांग लगेगा, यानी इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसी बेस पर एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्काइल आयोडाइड का, देन उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड का, उससे कम एल्काइल क्लोराइड का, और सबसे कम किसका होगा, एल्काइल फ्लोराइड का। इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम देयर बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे कि हम अभी देख ही चुके हैं, पॉइंट इज, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ये डिक्रीज का साइन है और ये इंक्रीजिंग का साइन है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आइसोमेरिक हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है ब्रांचिंग के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब हम हेलोएल्केन की ब्रांचिंग कर देते हैं, यानी हेलोएल्केन्स की ब्रांच बन जाती है, तो ब्रांचिंग की वजह से ये जो आइसोमेरिक हेलोएल्केन, आइसोमेरिक का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन तीनों में क्या है, सेम, यानी तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, तो ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर। सो ब्रांचिंग होने से आप देख सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 1 डिग्री वाले का 375 है, 2 डिग्री वाले का 364 केल्विन एंड लास्ट वन का 346 केल्विन। तो ब्रांचिंग की वजह से हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो जाता है, रीजन क्या है, क्यों ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। रीजन देखो इसका, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस ऑफ एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, वान डर वाल फोर्स डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसमें कहा गया है कि जब हम मॉलिक्यूल्स की ब्रांचिंग कर देते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो इनका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका सरफेस एरिया इतना, ठीक है, बड़ा, ब्रांचिंग हुई सरफेस एरिया और छोटा हो गया, और ज्यादा ब्रांचिंग हुई सरफेस एरिया और छोटा हो गया, ठीक है। तो ब्रांचिंग करने से क्या हो रहा है कि जो सरफेस एरिया, यानी जितने एरिया में ये कवर्ड है वो एरिया क्या हो गया, इनका कम हो गया, सरफेस एरिया कम हुआ। अब देखो जितना बड़ा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे इन एटम्स के बीच में इंटरेक्शन भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एटम्स के बीच में इंटरेक्शन जितनी कम होगी इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड उतना ही क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक तो पूरा मॉलिक्यूल ये रहा, ये अभी सिंगल है, ठीक है। हमने क्या की, इसकी ब्रांचिंग कर दी, इसी का एक पार्ट हमने ऐसे ब्रांच जोड़ दिया। सरफेस एरिया पहले इतना था, अब सिर्फ इतना रह गया, कम हो गया ना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होने से
एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन थी वान डेर वाल फोर्स इंटरेक्शन वो कम हो गई। वो कम होने की वजह से अब इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो बॉन्ड जितना वीक उसको तो हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे जैसे आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में ब्रांचिंग होती जाती है वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। ये रहा इसका रीजन, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द केस ऑफ हेलोएरिन। अभी तक हमने हेलोएल्केन के बारे में तो देख लिया, लेकिन अगर बात करें हेलोएरिन के केस में, सो पैरा आइसोमर पजेस हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये 3 हेलोएरिन्स है, ठीक है, एक ऑर्थो है, एक मेटा है, एक पैरा। देखा जाए तो तीनों के ही मॉलिक्यूलर मास सेम है, तीनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम है। उसके बावजूद भी इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्थो आइसोमर का 443 है, मेटा का 446 एंड पैरा आइसोमर का क्या है 448। तो पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट मेटा एंड ऑर्थो दोनों की कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसका रीजन है कि पैरा आइसोमर में क्या पाई जाती है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को बराबर 2 हिस्सों में बांट दे, चाहे 2 हिस्सों में बांटो चाहे आप 3 हिस्सों में बांटो, तो इस प्रकार बने दोनों हिस्से, दोनों पार्ट्स अगर सेम है तो मतलब वो सिमेट्री में, दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेम नहीं है तो मतलब वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अब देखो अगर हम इस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखो दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल। इस साइड में सेम एटम्स, इस साइड भी सेम एटम्स। इसका मतलब पैरा आइसोमर में क्या पाई जाती है, सिमेट्री। और अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है, इसका मतलब उनमें एटम्स की जो पैकेजिंग है, यानी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो स्ट्रांगली अटैच्ड है एक दूसरे से, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग कर रखी है वहां पर एटम्स ने, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सिमेट्री दैट दे पैक्ड इनटू अ लेटिस। पैरा आइसोमर में सिमेट्री पाई जाने के कारण ये किस फॉर्म में अरेंज रहते हैं, एक लैटिस की फॉर्म में, है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं इनमें एटम्स एक दूसरे से। एंड टफ टू मेल्ट, अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहता है इनके अंदर कि इनको मेल्ट करना आसान नहीं होता, टफ होता है। सो रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अब इस मॉलिक्यूल में एटम्स के भी अब इसको मेल्ट करने में हमें क्या चाहिएगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा उतना ही ज्यादा। यही रीजन है कि ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर की कंपैरिजन में पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लास्ट टॉपिक, आज के लास्ट पॉइंट की बात करें, सॉल्युबिलिटी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कलर देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिए और उस पे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट वन इज सॉल्युबिलिटी। सो जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो क्या होते हैं, थोड़े कम सॉल्युबल होते हैं। इसका रीजन क्या है कि जब हेलो एल्केन और वाटर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इनकी इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होती है। और इवन इतनी कम एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी की हेल्प से ना तो हम 2 हैलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और ना ही 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हैलोजन 2 हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं तो फिर क्या ये हेलो एल्केन इस वाटर के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जब बॉन्ड नहीं बन रहा है अच्छे से तो बस यही रीजन है कि ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये वाटर में स्लाइटली यानी बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, जबकि इजिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, क्यों,
क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये हेलो एल्केन इजीली क्या कर लेते हैं, इंटरेक्शन कर लेते हैं और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि इजीली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हेलो एल्केन आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और नया बॉन्ड भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर के बारे में भी डिस्कशन कर लिया और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्रॉपर नोट्स बनाइए एंड कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।